हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक साइंस की चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा यह। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तंतु से वस्त्र तक चैप्टर 3। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। कौन? पहेली और बूझो। और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। पहेली और बूझो उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर को हम बेडशीट कहते हैं, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं वस्त्रों में विविधता क्रियाकलाप के माध्यम से। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? फिर क्रियाकलाप 2 के माध्यम से समझते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि लोगों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? अब चलिए क्रियाकलाप तंतु को देखते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है, के अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली
लड़ियों में विखंडित हो गया है। तागे की ये देखिए, ये सब फिगर दिए गए हैं। अब जो है सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे को ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। यही लड़ियां तंतु कहते हैं। इन लड़ियों को लड़ियां जो है पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जो बनी होती हैं वे तंतु कहे जाती हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तागे किससे बनते हैं? तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये जो पादप जंतु से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली तंतुओं के उदाहरण है। रुई तथा जूट किससे प्राप्त होते हैं? पटसन पादप से। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ तथा बकरी से। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी तंतु होते हैं वह रेशम के कीट कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जिन तंतुओं का निर्माण पादप या जंतु से नहीं होता है उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पादप तंतु जैसे रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? काली मृदा में या उष्ण जलवायु में। जलवायु कैसी होती है? उष्ण। और मृदा कैसी होती है? काली, कपास की खेती के लिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को कहते हैं को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। ये देखिए, ये कपास से रुई जहां खेती की जाती है।
साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात के पास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है। देखिए ये कपास ओटना कर रहे हैं। अब चलते हैं जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन जो है, इस तंतु को पटसन पादप से जूट को प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो जूट की खेती कब होती है? वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो पुष्पन अवस्था में कब निकाला जाता है पटसन को? तो पुष्प की अवस्था में। कब? पुष्प की अवस्था में। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ये रुई से तागा, सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 के माध्यम से समझिए कैसे कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठों तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तगों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयोजित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, कब? 1956 में खादी को बढ़ावा देने के लिए 1956 में, ये देखिए ये इसी तरह चरखा चलता है, संगठन का निर्माण किया गया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? तो जस्ट आजादी के बाद 1956 में। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे से वस्त्र कैसे बनता है? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई को जानते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5 के माध्यम से भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र
3.12 में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। शीटों को खींची गई रेखाओं का अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों, देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, कटावों से चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। 3.13 ये देखिए, करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। ये देखिए एक विशेष प्रकार की बुनाई ये क्या होती है? क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े के बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों के उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, किसका? वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठकर लंबी लड़ाइयाँ बनाते थे। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। कहाँ? रुई और फ्लैक्स के लिए नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों अथवा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों, आज का यही सेशन हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दोस्तों।